नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर समीर अरबट, इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट वोखाड़ हॉस्पिटल से। मैं एक कोविड स्पेशलिस्ट हूं और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कोविड और कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। तो अभी हाल ही में भारत में और महाराष्ट्र में लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे सवाल है जिसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे आने वाले 10 मिनट में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है और इसके जो सिम्टम्स है या इसका जो ट्रीटमेंट है वो डेल्टा से कैसे डिफर करता है। हमने बहुत बार सुना है कि ये जितने भी वायरसेस रहते हैं इनमें म्यूटेशन मतलब अंदरूनी बदलाव होते रहते हैं। हर एक वायरस का एक सीक्वेंस रहता है, डीएनए सीक्वेंस, जो हर कुछ दिनों में हर कुछ महीनों में चेंज होते रहता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका एक सूटकेस या लगेज है जिसपे नंबर लॉक लगा है और हर कुछ दिनों में उस नंबर लॉक का कॉम्बिनेशन चेंज होते रहता है। उसी प्रकार से ये वायरसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट टाइम जब कोविड-19 का SARS-CoV-2 वायरस डिटेक्ट हुआ था उस समय से काफी सारे वेरिएंट्स हो गए हैं। अभी रिसेंटली 26 नवंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। वेरिएंट जो वायरस रहते हैं इसके दो वेरिएंट्स माने जाते हैं, एक रहता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में लैम्डा और म्यू रह चुके हैं और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में अल्फा, बीटा, गामा और अभी ओमिक्रॉन है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होते हैं जिनकी वजह से बीमारी फैलने के चांसेस भी बढ़ते हैं, जिनके ऊपर वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। रिसेंटली जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया गया है। इंडिया में भी इसकी केसेस लगातार बढ़ते आ रही है। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन में हमें ये जानकारी मिली है कि यूएस में 51% से ज्यादा केसेस ऑलरेडी ओमिक्रॉन है, बाकी 49% केसेस डेल्टा के हैं। अभी रिसेंटली डॉक्टर एन.के. अरोरा जो एडवाइजरी कमेटी के हेड है वैक्सीनेशन के, उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेट्रो सिटीज में मतलब मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में ऑलमोस्ट 70% केसेस जो है वो ओमिक्रॉन के हो चुके हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट में डिफरेंसेस क्या है। मेजरली जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं मतलब इसकी वजह से लोगों को जो बीमारी होती है, इसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स है इनको अलग कर पाना या इनको डिफ्रेंशिएट कर पाना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। आपको सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार या वीकनेस हो सकता है। यूएस में टेक्सास हॉस्पिटल की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें उनका कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल जो है वो कम है। मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो पेशेंट्स है उनमें ये सिम्टम्स कम पाए गए हैं। इस वजह से असिम्टोमेटिक पेशेंट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं और बीमारी इससे भी ज्यादा फैलती है। एक मेजर डिफरेंस जो ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट में है वो ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा पाई गई है। यूएस में जितना टाइम एक पीक रीच करने के लिए डेल्टा वेरिएंट को लगा था उसे 1/3 टाइम में मतलब 3 गुना गति से ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। मतलब इस वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के फेवर में है, जिसमें ये पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में आईसी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ में जब हम केस फेटेलिटी की बात करते हैं मतलब डेथ रेट कम होने की बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इंडिया के पॉपुलेशन में अगर हम 1% पॉपुलेशन का भी डेथ रेट रखते हैं या आपके शहर में या आपके स्टेट में अगर 1% पॉपुलेशन को किसी को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़े, इसलिए डेथ रेट चाहे कम हो या आईसीयू एडमिशन कम हो, हमें उतने ही प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं ओमिक्रॉन के समय पे जितना हम डेल्टा के समय पे फॉलो कर रहे थे। इसमें से बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है ये प्रिलिमिनरी है, मतलब टू अर्ली टू कंक्लूड। ये रिसेंटली कुछ हफ्ते हुए हैं जिसमें हमको ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है। डेल्टा वेरिएंट के टाइम एक बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम था, वो था ऑक्सीजन की कमतरता। मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं थे। अभी भी ये डिसाइड करना, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में हमें किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कौन से लॉजिस्टिक इश्यूज आ सकते हैं, कौन से पॉपुलेशन बेस्ड इशू आ सकते हैं, कौन से माइग्रेशन बेस्ड इशू आ सकते हैं। तो ये मेजर जो इंफॉर्मेशन है हमें ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के बारे में। हर किसी का एक सवाल रहता है कि वैक्सीनेशन कितना यूजफुल रहा है हमें आगे आने वाले वेरिएंट से बचाने के लिए,
और आगे जाके जो वैक्सीनेशन रहेगा वो ओमिक्रॉन पे इफेक्टिव रहेगा या नहीं। जब भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तब ये बात बहुत क्लियर थी कि वैक्सीन जो है ये एक डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट है, ये डिजीज प्रिवेंटिंग या डिजीज ट्रीटिंग एजेंट नहीं है। अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीनेशन के बाद आपको बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको अनवैक्सीनेटेड स्टेट में कोविड होने के 100% चांसेस है तो वैक्सीन लेने के बाद वो 70% कम होता है। इसी के साथ में अगर आप वैक्सीनेटेड है तो आपको कोविड पॉजिटिव आने के बाद भी, चाहे वो डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो, आपकी जो सीवियरिटी है डिजीज की वो कम हो जाती है। हो सकता है अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की सीवियरिटी कम दिख रही है, जो केस फेटेलिटी रेट कम दिख रहा है, इसका मेजर रीजन एग्जिस्टिंग वैक्सीनेशन हो, मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेशन किया है, इसलिए एक तरीके की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है और उस वजह से इस वेरिएंट की वजह से मॉर्टेलिटी कम देखी जा रही है। रीसेंट स्टडी जो यूके से आई है वो हमें बताती है कि वैक्सीनेशन ओमिक्रॉन वेरिएंट पे भी उतना ही इफेक्टिव है जितना ये डेल्टा वेरिएंट पे था। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं किया है उन्होंने जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करना चाहिए, और जिन लोगों का फर्स्ट डोज हुआ है उन्होंने सेकेंड डोज लेना चाहिए। बात करते हैं बूस्टर डोज के बारे में। बूस्टर डोज एक थर्ड डोज रहता है जो तब दिया जाता है जब आपके सेकेंड डोज के बाद काफी सारा समय चले जाता है, जो हम एक अंदाजन पीरियड मानते हैं जब आपकी वैक्सीन इफेक्टिव रहती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जल्द बूस्टर डोज भी रोल आउट होने वाला है। जब भी बूस्टर डोज आता है तब आपने खुद को वैक्सीनेट करना है। WHO अभी भी बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए आपको बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है वैक्सीनेशन पे, तो आपने खुद को या अपने फैमिली मेंबर्स को वैक्सीनेट कराना है। उसके बाद आता है मास्क पहनना। तो हमेशा कोशिश करना है कि आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं या आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपने एक मास्क पहनना है। प्रेफरेबली ये एक N95 मास्क हो। मास्क पहनते वक्त मास्क के कुछ एटिकेट्स है। आप जब मास्क पहनते हैं तो मास्क पहनते वक्त और उतारते वक्त आपने सिर्फ जो मास्क के हैंडल्स है उनको टच करना है, मास्क को सामने से टच नहीं करना है। इसके बाद आता है रेगुलर हैंड वॉश। रेगुलर हैंड वॉश से आपके हाथ पे जो भी वायरस आते हैं उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हम कई बार अनजाने में अपने नाक या मुंह को टच करते हैं जिससे हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आता है फिजिकल डिस्टेंसिंग। काफी लंबे समय से लॉकडाउन, फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस और फिर ओपनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस चल रहा है, फिर भी गवर्नमेंट के रूल्स एक तरफ है, हमने एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिससे हम ओमिक्रॉन वेरिएंट और आगे आने वाले जो भी वेरिएंट्स है उसकी जो सीवियरिटी है या उसका जो स्प्रेड है उसको हम रोक सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कुछ कफ एटिकेट्स फॉलो करने हैं, जिसमें अगर आपको खांसी आती है, छींक आती है, तो आपने एक रुमाल में खांसना या छींकना है या फिर आपने अपना एल्बो यूज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आपको सर्दी है, खांसी है, बुखार है या वीकनेस फील हो रही है, तो बहुत जरूरी है कि आप जल्द से जल्द एक कोविड की टेस्ट कराएं। ये एक एंटीजन टेस्ट भी हो सकती है, RT-PCR टेस्ट भी हो सकती है। आपने किसी भी सिम्टम को एक नॉर्मल वायरल या एक नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं समझना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अननोइंगली आप अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं ओमिक्रॉन के बारे में, तो हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस वही है जो डेल्टा के लिए थे। वैक्सीनेशन, रेगुलर मास्क पहनना, हैंड वॉश, फिजिकल डिस्टेंसिंग। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको ओमिक्रॉन से रिलेटेड जो भी सवाल थे उसमें हेल्पफुल रही है। इसके बाद हम फिर से मिलेंगे जैसे जैसे कोविड से रिलेटेड हमें और जानकारी मिलती है। थैंक यू। So there are two questions. दो क्वेश्चंस आए हैं हमें, जिसमें से एक है कि स्टमक अपसेट होना या फिर पेट में दर्द होना, क्या ये कोविड का सिम्टम हो सकता है? तो यस, ये कोविड का सिम्टम हो सकता है। SARS-CoV-2 वायरस जो रहता है, इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ये ACE2 रिसेप्टर्स को जाके बाइंड करता है, जो हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्दी खांसी ना हो लेकिन स्टमक अपसेट या डायरिया हो, जो भी एक कोविड का सिम्टम है। अगर आपको ये सिम्टम होता है तो भी आपने खुद को टेस्ट कराना है।
इसके बाद एक सवाल है कि क्या एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट ओमिक्रॉन पे इफेक्टिव है या नहीं। एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट ओमिक्रॉन पे इफेक्टिव है या नहीं ये जानने के लिए हमें एक आरसीटी यानी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लगेगा। एटलीस्ट इसको 2 से 3 महीने लगेंगे जब हम ये एक्चुअली समझ पाएंगे कि ट्रीटमेंट कितनी इफेक्टिव है। पॉजिटिव न्यूज ये है कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब हमारे पास स्पेसिफिक कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। हम काफी सारी मेडिसिन ऐसे यूज कर रहे थे जो पहले इन्फ्लुएंजा के लिए यूज हो रही थी। अभी कोई न्यू ड्रग्स आए हैं, कुछ नए मॉलिक्यूल्स आए हैं जो स्पेसिफिकली कोविड के लिए बने हैं और हो सकता है वो हमें इस बार ओमिक्रॉन के समय वेव से लड़ने में ज्यादा कारगर हो, ज्यादा हेल्पफुल हो और हमें ओमिक्रॉन की जो वेव है या इसकी जो सीवियरिटी है उससे कम करता है। थैंक यू।